हैप्पी बर्थडे मम्मी। सीमा ने अपने हाथों से तैयार किया गया केक अपनी सास के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। राहुल ने भी अपनी मां के पैर छुए, लेकिन सीमा की सास शोभा जी ने केक को एक तरफ रखकर उसको नज़रअंदाज कर दिया। उनके चेहरे पर किसी भी तरह की खुशी का कोई भाव नहीं था। अपनी बहू की बात को नज़रअंदाज करके वह फ़ोन पर बात करने में बिजी हो गई। उधर से फ़ोन पर कोई बोल रहा था, बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। मैंने आपके लिए केक भिजवाया है। इतनी ही देर में दरवाजे पर बेल बजी। सामने एक लड़का खड़ा था जिसके हाथों में एक गिफ्ट पैक था। शोभा जी ने खोलकर देखा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा केक था। केक देखते ही शोभा जी का चेहरा खुशी से चमकने लगा और वह अपने आप ही मुस्कुराने लगी। हाँ, एक तुझे ही मेरी पसंद का पता है। उन्होंने अपने छोटे बेटे राज को बहुत दुआएं दी। राज वीडियो कॉल करके अपनी मम्मी से केक कटवाने को कहता है तो शोभा जी भी खुशी से केक काटने लगती हैं। सीमा के हाथ का बना हुआ केक एक तरफ रखा ही रह गया, लेकिन फिर भी सीमा अपनी सास के पास खड़े होकर तालियां बजा रही थी और खुश हो रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उसने अपनी सास के जन्मदिन पर केक बनाया हो और उन्होंने खुश होकर उसे कभी काटा हो। फिर भी सीमा अपने फ़र्ज़ खुशी खुशी अंजाम देती रही थी और अपनी सास के बर्ताव पर कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी। उसे अपनी सास के ऐसे बर्ताव की आदत हो गई थी। जब भी उसकी सास शोभा का जन्मदिन आता तो उनका छोटा बेटा राज उन्हें बड़े महंगे महंगे तोहफे भिजवाता, जिनके आगे वह सीमा और उसके पति द्वारा दिए गए तोहफ़ों की उपेक्षा कर देती थी। शोभा जी के दो बेटे थे, राहुल और राज। राहुल बड़ा बेटा था और राज छोटा। दोनों बेटों की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। छोटा बेटा आईटी इंजीनियर था, उसका अच्छा खासा पैकेज था। वह अपनी माँ पर दिल खोलकर खर्च करता था। वहीं बड़ा बेटा राहुल पढ़ा लिखा तो था, पर इतना ज़्यादा नहीं। वह एक सेठ की दुकान पर काम करता था। राहुल शुरू से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था। कैसे भी करके उसने ग्रेजुएशन तो कर लिया था, उसके बाद दुकान पर काम पर लग गया था। लेकिन छोटा बेटा राज पढ़ाई में बहुत होशियार था और दिमाग भी बहुत तेज़, और वह चालाक था। अपनी बात मनवाने में वह शातिर था। शोभा जी के सामने वह अपनी ही मनमानी करता था। वहीं राहुल शुरू से सीधा रहा था। वह ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता था। जैसा माँ कह देती वैसा ही कर लेता। कभी किसी बात पर सवाल पूछना या मना करना उसने सीखा ही नहीं था। राज एक तो छोटा था और उस पर वह कमाता भी ज़्यादा था, इसलिए शोभा जी का चहीता बेटा था। राहुल की शादी सीमा से हुई थी। सीमा भी आम पढ़ी लिखी, लेकिन बहुत ज़्यादा संस्कारी थी। वह शोभा जी की सेवा दिल से करती थी, पर शोभा जी को फिर भी हमेशा उससे शिकायत ही रहती। वह सीमा को ताने देती थी और उसके किसी काम से भी खुश नहीं होती थी। राज की शादी रिया से हुई थी। वह भी पढ़ी लिखी, लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी लड़की थी और अपने पति की तरह चालाक भी बहुत थी। उसे अपने पति की कमाई का और अपने पिता के पैसों का बड़ा गुरूर था। वह बात बात पर अपनी जेठानी सीमा का मजाक उड़ा देती, अपने महंगे तोहफों की कीमत बताकर अपनी जेठानी को नीचा दिखाती। जब रिया शादी होकर आई थी तो वह सीमा की हर बात पर नज़र रखती थी। क्या भाभी, चाय में दूध कम क्यों डालती हो? हमारे मायके में तो दूध में ही चाय बनती है। कभी कहती कि आप बस दाल सब्ज़ी ही बनाती रहती हो। मेरे मायके में तो रोज़ पनीर के बिना खाना ही नहीं खाया जाता, और खाना भी देसी घी में पकता है। शोभा जी अपनी छोटी बहू की हर बात का साथ देती और सीमा को वह सही करने को कहती, जैसा कि रिया कहती थी। सीमा चुप हो जाती थी, क्योंकि उसे अपने घर का खर्च चलाना था, क्योंकि तब राज तो बाहर नौकरी करता था। वह घर देखकर रिया को अपने पास बुलाने का इंतज़ाम कर रहा था, और इतने दिनों रिया का वहीं पर रहना था। रिया हर चीज़ में कमियां निकालती रहती, पर एक पैसा राज और रिया घर के खर्चे में नहीं देते थे। इसलिए सीमा अपने पति की कमाई के हिसाब से घर में खाने पीने का इंतज़ाम करती थी। शोभा जी के पति की मौत के बाद घर शोभा जी के नाम पर हो गया था। अब वह उसकी मालकिन थी, तो सीमा और राहुल को यही जताती थी, किराए का मकान लेकर रहोगे तो पैसे की कीमत पता चलेगी तुम लोगों को। तुम लोगों के किराए के बहुत पैसे बचते हैं, इसलिए उन पैसों से मुझे अच्छा खिलाया करो, ज़्यादा कंजूसी मत किया करो। सीमा ये सारी बातें सुनकर एक कड़वा घूंट पीकर रह जाती थी। आखिर उसके पति की कमाई उसकी माँ से छुपी हुई नहीं थी। शोभा जी हर मामले में अपने छोटे बेटे की तरफदारी करती थी। ये बात अलग है कि उनका बेटा राज उन्हें कभी अपने पास आने को नहीं कहता था,
राज और रिया दूसरे शहर में रहने लगे थे, जो अक्सर त्योहारों पर आया करते थे। रिया और राज आते तो थे, पर रिया किसी भी काम में सीमा का हाथ नहीं बटाती थी। बस सास के पास कंधे से कंधा मिलाए बैठी रहती थी, और राज भी बाजार का एक काम तक नहीं करता था। दोनों जने शोभा जी के लिए बस अच्छे और महंगे तोहफे ले आते थे। वह महंगे तोहफों की कीमत देखकर ही खुश हो जाती थी। कभी साड़ी, कभी शॉल, कभी चादर। हर आने जाने वाले से अपने छोटे बेटे के दिए गए तोहफों के बारे में बताती और छोटी बहू के गुणगान करती रहती थी। साथ ही कहती रहती कि बड़े बेटे सीमा और राहुल तो कभी कुछ नहीं देते हैं, बस हल्की साड़ी देकर टाल देते हैं। मेरे छोटे बेटे बहू ही मेरा ख्याल रखते हैं। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से छोटे बेटे और बहू की तारीफ़ें करती रहती। दिवाली के दिन उन्होंने रिया को अपने ख़ानदानी जेवर पहनने को दिए थे, जिस पर रिया बहुत खुश हो रही थी। उसने अपनी जेठानी सीमा को कहा, देखो मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती हैं, आपको तो आज तक कुछ भी नहीं दिया है। भाभी आप जो सेवा करती हैं उसका कोई मोल नहीं। इस दुनिया में बस पैसों का मोल है। पैसे के बल पर किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। रिया अक्सर जो भी कपड़े पहनती या सामान खरीदती, उसकी कीमत शोभा जी और सीमा को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। यह सुनकर सीमा भी कहती, रिया तुम्हें गलत फहमी है। पैसों के बल पर नहीं, बल्कि प्यार और सेवा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ये उपहार इंसान को खुश नहीं रखते। सभी को अपनों का साथ और अपनापन चाहिए। रोज़ की तरह सीमा किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और रिया अपना मेकअप करने में लगी हुई थी। राहुल दुकान पर जा चुका था। राज नाश्ते की टेबल पर नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। अचानक शोभा जी के चीखने की आवाज़ आई। सभी बाथरूम की तरफ भागे, क्योंकि शोभा जी बाथरूम से नहाकर आ रही थी। अचानक उनका पैर फिसला और वह नीचे गिर गई। सीमा ने जल्दी से राहुल को फ़ोन किया और दोनों पति पत्नी ही उनको हॉस्पिटल लेकर गए। राज ने तो घर अकेला होने का बहाना बना दिया। वहां जाकर उनका एक्सरे हुआ तो पता चला उनको रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आई है। उनका घर वापस लेकर आए थे। अगले दिन डॉक्टर उनका घर पर ही आकर देखने आए और उन्होंने राज और सीमा को हिदायत दी कि इन्हें बिस्तर से उठना भी नहीं देना है। उनके सारे काम बिस्तर पर ही होने चाहिए। अब इस उम्र में हड्डी ठीक होने में समय लगता है, इसलिए ज़रा सी भी लापरवाही ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह से मम्मी ठीक हो जाएं। राज परेशान होते हुए बोला। एकदम से वह बिस्तर पर आ गई। यह देखकर सीमा बहुत दुखी हुई। अपनी माँ को बिस्तर पर देखकर राज ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी शोभा जी ने उसे टोका, तू तो संडे को जाने वाला था, अभी तो 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन और रुक जा। मम्मी मैं रुक जाता, पर अचानक ऑफिस से फ़ोन आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। ये झूठ बोलकर राज और रिया दोनों निकल गए। शोभा जी सब सुन रही थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रात भर वह बिस्तर पर कराहती रही। रात में सीमा और राहुल ने अपना बिस्तर शोभा जी के ही कमरे में लगा लिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ कैसे सो सकता है। मम्मी जी रात को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम कमरे में आपकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए हम यहीं पर सोएंगे। जब माँ बच्चे को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ती तो हम बच्चे आपको बीमारी में अकेला कैसे छोड़ दें। अपनी बहू सीमा के मुंह से ये सुनकर शोभा जी शर्मिंदा हो गईं। उन्हें अपनी तरफ से किया गया गलत बर्ताव याद आने लगा। आज सीमा और राहुल उनकी कितनी खिदमत कर रहे थे। राहुल कैसे भी करके उनका इलाज करवा रहा था, जबकि राज तो बस फ़ोन पर उनकी खबर ले लेता था। पहले तो वह हफ्ते में छुट्टी के दिन उनसे मिलने आ भी जाता था, पर अब तो ऑफिस के काम का बहाना देकर किनारा कर लिया था। आज सीमा और राहुल की सेवा से शोभा जी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। उन्होंने एक दिन अपने छोटे बेटे राज को फ़ोन लगाकर कहा, बेटा मैं तुम लोगों के पास आकर रहना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिलने आया भी नहीं। जैसे ही तेरे ऑफिस का काम ख़त्म हो जाएगा तुम मुझे लेने आ जाना। अब मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। शहर में मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। और तू और रिया, तुम मुझको कितना प्यार करते हो। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर अभी मुझे ऑफिस के काम से टूर पर जाना है, तो वहाँ से आते ही मैं आ जाऊँगा। ये कहकर राज ने फ़ोन रख दिया। तभी रिया कहती है, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया। उपहार देना आसान है, पर बिस्तर पर उनकी सेवा करना कितना मुश्किल है। ये उपहार तो मुझे मायके से मिलते हैं जो पसंद नहीं आते हैं, मैं वह आपकी मम्मी को दे आती हूँ, वरना इतना कीमती तोहफ़ा लेने की उनकी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जाऊँगी। वैसे भी वह सब कुछ बेड पर ही करती हैं।
पता नहीं भैया भाभी कैसे उस बदबूदार कमरे में सो जाते हैं। राज भी कुछ नहीं बोला और लैपटॉप पर अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मम्मी को कोई उपहार भेज देता हूँ, मम्मी खुश हो जाएंगी। वह ऑनलाइन तोहफ़ा भिजवा देता है। इधर शोभा जी की तबीयत में सुधार होने लगा, पर वह पूरी तरह से ठीक नहीं होती हैं। अभी भी बिस्तर पर लेटी रहती थी। सीमा खुद उनकी सेवा करती थी। शोभा जी को समय से नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, सर के बालों की मालिश करके चोटी बनाती थी, समय पर उनको चाय, नाश्ता, खाना और दवाई भी देती थी। दिन भर उनके साथ में रहती थी। शोभा जी को भी अब महसूस होने लगा था कि छोटा बेटा और बहू तो बस सुख के साथी हैं, जो कीमती उपहार देकर उनके मन में लालच पैदा करते थे। वह भी उनके झांसे में आकर अपने ही बड़े बेटे बहू को गलत ठहराने लगी थी। माता पिता को तो बच्चों का साथ चाहिए, अपनापन चाहिए। दुख की घड़ी में बच्चे साथ दें और सेवा करें, यही तो सच्चा और असली सुख है। आज राज के दिए हुए कीमती उपहार रखे हुए हैं जो किसी भी काम के नहीं हैं, पर सीमा और राहुल के सेवा भाव के कारण ही की वजह से ही वह ज़िंदगी जी पा रही हैं। अगर सीमा और राहुल भी उनका ख्याल ना रखते तो फिर शोभा जी तो सारी ज़िंदगी के लिए बिस्तर पर दूसरों की मोहताज होकर रह जाती। शोभा जी अपने किए गए बर्ताव पर अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उन्होंने फ़ोन करके अपने छोटे बेटे और बहू को बुलाया। उनसे कहा कि मुझे तुम लोगों के ये तोहफे नहीं चाहिए, ये तुम अपने साथ ही वापस ले जाना। मुझे अब बच्चों की असली कीमत पता चल गई है। जायदाद के बंटवारे के नाम से दोनों दूसरे ही दिन सुबह ही पहुंच गए। शोभा जी समझ गई थी कि दोनों के मन में पैसों का भारी लालच है। तभी तो जो बेटे बहू एक बार भी तबीयत पूछने नहीं आए, वही बेटे बहू जायदाद के लालच में खिंचे चले आए और अपना हक भी जताने लगे। शोभा जी ने सीमा और राहुल को भी बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी। तुम दोनों इधर आकर बैठो। मम्मी जी, आप जैसा ठीक समझो कर दो। मुझे आपके लिए खाना बनाना है। दवाई लेते ही आपको तुरंत खाना खाना होता है। और सीमा ये कहकर रसोई में चली गई। मम्मी, जैसी आपकी मर्ज़ी, बाबूजी का कमाया हुआ पैसा है। और ये कहकर राहुल भी अपनी दुकान पर चला गया। तब शोभा जी राज और रिया को फटकारती हैं। तुमने देखा, तुम्हारे जेठ जेठानी के मन में पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। उन्हें तो बस मेरी सेवा ही करनी है। मम्मी, मैं आपके लिए कीमती साड़ी उपहार में लाई हूँ, रिया ने देते हुए कहा। रिया, अब मुझे समझ में आ गया है, ये तोहफे मुझे खुशी नहीं दे सकते हैं और ना ही ये मेरे किसी काम के हैं। जब मुझे अपने बेटे और बहू से सेवा और पैसे की उम्मीद थी, तब तो तुमने मना कर दिया। तुम 2 दिन भी ना मुझे रख सकी और ना ही मेरी सेवा की। अब इस जायदाद पर तुम दोनों का तो कोई हक ही नहीं बनता है। जब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत थी, तब तो तुम आए नहीं और जायदाद के नाम पर एक फ़ोन करते ही आ गए हो। मैं अपनी सारी दौलत, घर, मकान अपने बड़े बेटे राहुल और सीमा के नाम कर रही हूँ। ये ख़ानदानी ज़ेवर भी नहीं बटेंगे। उसे ही ये ख़ानदानी ज़ेवर पहनने का हक़ है जिसने अपने फ़र्ज़ दिल से निभाए हों। पहले मैं लालची थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बड़ों को बच्चों से इज्जत और प्यार ही चाहिए, बाकी ज़िंदगी गुजर जाती है। उन्होंने राहुल और सीमा को बुलाया, उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएं दी और दोनों छोटे बेटे बहू को घर से जाने को कह दिया। जिस दिन तुम दोनों दिल से मेरा सम्मान करने लग जाओगे, उस दिन घर ज़रूर आना। मैं खुद तुम्हें प्यार दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये आया कि हम कीमती उपहार देकर मम्मी का प्यार ख़रीद लेंगे, उस दिन मेरे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आज मैं अपने बेटे बहू की कीमत पता चली है। रिया और राज मुंह लटकाकर चले जाते हैं। ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि पैसे वाले बेटे की माँ बहुत परवाह करती है और कम पैसे वाले की उपेक्षा करती है। सेवा से भी दिल जीता जा सकता है, उसके लिए पैसों की उपहार की कोई ज़रूरत नहीं। हर माँ को चाहिए कि वह बच्चों को बराबर का प्यार दे, पैसे के हिसाब से भेदभाव ना करे। बेटे बहू प्यार की कीमत है, उपहार की नहीं।